we have given equation N2 plus 3H2 gives 2NH3. Okay. In these questions, we have given the weight of components. So what is given? 50 kg. So 50 kg N2 and H2 10 kg. 10 kg of H2. 10 kg of H2 is given. We have to find out the amount of NH3 formed, right? Now अगर हमें यहाँ पे limiting reagent निकालना है तो सर यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री से डायरेक्ट नहीं करेंगे. स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट अगर देखें तो इट इज 1 हेयर एंड 3 हेयर स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट. सर हम यहाँ पे क्या करेंगे? टोटल वेट ऑफ कंपोनेंट्स निकालेंगे. टोटल वेट ऑफ कंपोनेंट्स मींस वेट ऑफ कंपोनेंट ये निकालेंगे सर. N2 का वेट कितना होगा? 28 ग्राम. H2 का वेट 2 ग्राम. But how much moles of H2 here? 3 moles. So 3 into 2, total 6 gram. Done. So for calculation of LR, for LR calculation, limiting reagent अगर हमें calculate करना है, तो now we divide the weight by the total weight of component. 50 by 28 and it is 10 by 6. अब जो value आपका less आएगा, minimum आएगा, that one will be लिमिटिंग रिएजेंट. यहाँ पे बहुत ही क्लोज कंपटीशन है. काफी क्लोज ऑप्शंस तक आपको क्लोज पॉइंट तक आपको देखना होता है वैल्यू इसमें. वन मोर मिस्टेक हियर इज 50 kg. 50 is in kg, so we have to convert it in gram. So it is 10 raised to the power 3 gram and 10 into 10 raised to the power, right? करेक्ट है ये. सो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो it comes to be 1.786 into 10 raised to the power 3 gram, not gram, 10 raised to the power 3, and it comes to be 1.66 into 10 raised to the power 3. तो काफी क्लोज कंपटीशन है. आप अप्रोक्सीमेशन पे नहीं जा पाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाकर के पता चलेगा कि इट इज इन लोअर. ये मिनिमम है सर और ये मैक्सिमम है. सो हमारा ये H2 जो है सर वो LR है. सो हम अमोनिया, अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड जो कैलकुलेट करेंगे वो किसके बिहाफ पे करेंगे? LR के बिहाफ पे, मींस H2 के बिहाफ पे करेंगे. गिवन इंफॉर्मेशन जो H2 का दिया हुआ है उस पे हम करेंगे. ओके. चलिए हमें निकालना है NH, अमाउंट ऑफ NH फॉर्म्ड. सो सर स्टोइकियोमेट्री का क्या रिलेशन है हमारे पास अवेलेबल? अवेलेबल रिलेशन क्या है? 10 kg ऑफ H2 गिवन है ना. 10 kg ऑफ H2, तो हम ये लिख सकते हैं कि सर 6 ग्राम ऑफ H2 produced form of ammonia. What is the molar mass of ammonia? 14 plus 3 17 and balancing के चलते stoichiometric coefficient 17. Is it okay? Sir, your sound क्या कोई मिस्टेक लग रहा है आपको? Into 17 ग्राम ऑफ अमोनिया. क्रैकिंग साउंड आ रहा है. इट मे बी ड्यू टू द नेटवर्क इशू. नहीं अभी नहीं आना चाहिए, अभी तो बढ़िया है नेटवर्क का. अभी स्पीड सही है. ठीक है ये. सो सर हाउ मच ग्राम इट इज? So 10 into 10 raised to the power 3 gram of H2 produce 2 into 17 by 6 into 10 into 10 raised to the power 3 gram. It is 3. So 170 by 3. This is equal to 170 by 3 into 10 raised to the power into 10 raised to the power 3 gram. So ये कितना हो जाएगा?
20 56.66 समथिंग आएगा, राइट? सो 56.66 into 10 raised to the power 3 gram or 56 kg. This is the no problem. नेक्स्ट टर्म है अपने पास परसेंटेज यील्ड। percentage yield. So how we calculate the percentage per actual yield divided by theoretical yield. Theoretical yield into 100. So what is actual yield? So percentage yield जब भी कैलकुलेट करना होता है तो it actually specify the efficiency of the process. सर जब हम लोग कोई सब्सटेंस बनाते हैं लैब में और इन लार्ज स्केल, तो उस केस में जो भी प्रोसेस हम यूज करते हैं तो उसमें जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं सर, जो हम रिएक्टेंट लेते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट थियोरेटिकली हाउ मच प्रोडक्ट वी हैव आउटकम ऑफ द प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट आउटकम। तो कितना प्रोडक्ट बनने वाला है वो हम थियोरेटिकली कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टोइकियोमेट्री। और उसके बाद हम जब प्रैक्टिकल बनाते हैं देन वी चेक कि वो जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें बनकर मिलता है दैट इज ऑलवेज लेस अमाउंट, थ्योरेटिकल से हमेशा कम आता है। सो प्रैक्टिकली जितना हमें मिलता है दैट इज एक्चुअली, और जो हम स्टोइकियोमेट्री के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं दैट इज थ्योरेटिकली। नेटवर्क स्पीड इज ओके, 140 kbps दे रहा है तो नेटवर्क स्पीड इज ओके। सो ये साउंड की इशू क्यों आ रही है आज? ज्यादा इशू है साउंड का? Oh, sir, now it is good. Now it is good. Okay. So percentage yield calculation में क्या है? I will try to speak slowly, little bit. थोड़ा पेस बढ़ जाता है तो मे बी आपको सुनने में प्रॉब्लम होता होगा। So percentage yield is equal to actual yield by theoretical yield into 100. What is mean by actual yield? Actual yield means एक्चुअली प्रैक्टिकली जो हम बनाते हैं लैब में या लार्ज स्केल पे, तो वहां जो हमें जितना अमाउंट में सब्सटेंस मिलता है दैट इज एक्चुअल yield, और स्टोइकियोमेट्री के हेल्प से जो हम कैलकुलेट करते हैं थ्योरेटिकल yield। तो उस केस में हम लोग निकालते हैं एक्चुअल yield इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल yield। एक्चुअल yield इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल yield, हमेशा आएगा, क्योंकि किसी भी प्रोसेस में कोई भी प्रोसेस 100% इफिशियंट नहीं होता है। जब भी आप उस प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का लॉस होगा वहां पे, और इसीलिए एक्चुअल yield हमेशा थ्योरेटिकल yield से कम आने वाला है। सो वहां पे हम परसेंटेज yield कैलकुलेट करते हैं और फिर उससे चेक होता है प्रोसेस की इफिशियंसी, हाउ मच इफिशियंट द प्रोसेस। ठीक है, तो ये चीजें थी यहाँ पे। सो परसेंटेज yield का एक लाइन का एक्चुअल yield बाय थ्योरेटिकल yield इनटू 100। चलिए इसका एग्जांपल क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्या है एग्जांपल क्वेश्चन? फर्स्ट, when 3 gram of aluminium hydroxide is reacted with excess of HCl, 6.5 gram of aluminium chloride is formed. Calculate percentage yield of product. Calculate percentage yield of
प्रोडक्ट। चेक इट, क्या बोल रहा है ये सर? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस plus HCl. This reaction is a acid base reaction. It gives salt AlCl3 plus H2. Right? So aluminium hydroxide HCl, when we balanced it, so यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 2 6, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस। राइट, this is the balanced chemical equation. We can use easily the stoichiometry in this relation. So क्या होगा, क्या गिवन है और मुझे 3.9 gram of aluminium hydroxide and HCl is in excess. That mean कि यहाँ पे हमें LR जैसी सिचुएशन नहीं सोचना है। HCl सफिशिएंट अमाउंट में है, as much as required. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जितना HCl रिक्वायर्ड है उतना HCl दिया गया है, इसीलिए लिखा जाता है excess of HCl दिया गया है। How much product is formed? That is the practical product. जब ये completely HCl से react कर जाता है तो 6.50 gram of AlCl3 is formed. So first part of the question is we have to calculate how much amount of AlCl3 should be formed. कितना फॉर्म्ड होना चाहिए था? 3.9 ग्राम AlOH का होल थ्राइस अगर HCl से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ HCl से रिएक्ट करेगा तो एक्चुअली हाउ मच अमाउंट ऑफ AlCl3 इज फॉर्म्ड, कितना होना चाहिए था? दिस मच इज द प्रैक्टिकल, देन वी कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। तो स्टोइकियोमेट्री का यहाँ यूज हो जाएगा। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ AlOH का होल थ्राइस? मोलर मास AlOH का होल थ्राइस का मोलर मास कितना होगा, कोई बताएंगे? It is 78 gram. AlCl3 1 mole, molar mass 133.5 gram. Just calculate it. 27 एल्यूमिनियम का, क्लोरीन 35.5, यहाँ पे आप ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1 और 17 इंटू 3 प्लस 27 करिए 78 आ जाएगा। ठीक है, दीज आर द मोलर मास। वी कैन यूज कि सर 78 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड gives how much gram of salt? 133.5 gram of AlCl3. So 3.9 gram of aluminium hydroxide gives how much gram? 133.5 divided by 78 into 3.9 gram of AlCl3. Correct? So just calculate it. It comes to be approximately 6.675 gram. Done. So this is theoretical yield. What is the percentage yield? Actual yield 6.50, that is mentioned given in the question. Theoretical yield 6.675 multiplied by 100. That means it is approximately 97.3 or 97.38%. So yield of the product is very high. 95 से अगर एबव प्रोडक्ट का yield आ रहा है, that means very good yield. परसेंटेज ऑफ yield बहुत अच्छा है सर। सो पर्पस ऑफ परसेंटेज ऑफ yield कैलकुलेशन समझ में आया कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, क्यों हम परसेंटेज yield कैलकुलेट करते हैं, थियोरेटिकल होता है और एक्चुअल और प्रैक्टिकल yield क्या होता है। क्या ये सारे टर्म्स क्लियर हैं? एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। चलिए सिमिलर। यस सर। सर अगर फर्स्ट डे क्लास कर रहे हो तो प्रीवियस टॉपिक्स को कैसे डील करेंगे? मींस आप यहाँ पे एल्ड बता रहे हैं तो आपने पहले समझाया होगा इसके बारे में। हैं तो सब नंबर हमारा अवेलेबल है ग्रुप पे, उस नंबर पे आप एक बार मैसेज करिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। नोट्स को फॉलो अप कीजिए और जिस पॉइंट पे जहां भी प्रॉब्लम होगा उसको आप आइदर फ्री टाइम में आप मुझे बताइए कि वहां पे प्रॉब्लम है, आप व्हाट्सएप पे वहां लिख लेंगे या फिर उतना फोटो पिक्स खींच के आप भेज देंगे, सेंड कर देंगे। तो आइदर जब भी हम फ्री होंगे, क्लास टाइम नहीं होगा उस टाइम पे कॉल करके डील कर लेंगे, या फिर कभी अगर ऐसा लगा कि मैक्सिमम मासेज ऑफ स्टूडेंट 2 3 4 स्टूडेंट ऐसे होंगे तो हम कभी ऐसा डॉट सेशन अरेंज कर लेंगे किसी टाइम पे, संडे को या किसी ऐसे लीजर टाइम पे जब वो उसको डिस्कस। लेकिन उसके लिए ये होगा कि आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा,
आपको गो थ्रू होना पड़ेगा नोट से, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मुझे किस सेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। आई एम ओनली डीलिंग विद दैट सेक्शन ओनली। इज इट नॉट पॉसिबल कि 15 डेज या 1 मंथ का, या मान लीजिए कोई 12th में ज्वाइन करता है और बोलेगा कि सर 11th की आपकी नोट्स मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो कैसे करेंगे? तो इज इट पॉसिबल कि हम जैसे फ्रेशर क्लास को पढ़ाए वैसे ही हम आपके थ्रू, मतलब उसी पेस में उसी एग्जांपल्स के साथ हम जा पाएंगे? नहीं है नो ना सर। पॉसिबल। हाँ, तो थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा तो एफर्ट लगाइए, उसको गो थ्रू होइए, अपना नोट्स कहाँ सेक्शन से मिलेंगे? सेक्शन फाइंड आउट कीजिए। हाँ जी, सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे? नोट्स आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। सर तो ये कौन सा चैप्टर है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट, मूल कॉन्सेप्ट, फर्स्ट चैप्टर। सर ओके, आपके व्हाट्सएप का नंबर थोड़ी है। सॉरी, आपका नंबर ग्रुप पे अवेलेबल है। आप जिस ग्रुप पे लिंक है जाता है ना, उस नहीं ग्रुप है पे मेरा सर। नंबर है। सर ये कौन सा क्लास है, मतलब कितने क्लास हो गए हैं इस चैप्टर का? इस चैप्टर का बहुत सारा क्लास हो गया है, 3 सेक्शन। अब इससे ज्यादा हम लोग क्लास में डिस्कशन नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सअप करिए, ग्रुप पे व्हाट्सअप नंबर है, वहां पे मैं बता दूंगा आपको कितना क्लास हो गया है। बहुत सारा पार्ट आपका छूटा है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया है, बेसिक मूल कॉन्सेप्ट हो गया है, और अभी हम प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन में घुसने वाले हैं, जस्ट परसेंटेज प्योरिटी बता के। तो क्लासेस हुए हैं। सर हम लोग ग्रुप में नहीं है। ग्रुप में नहीं है तो ठाकुर सर को नंबर दीजिए, ग्रुप में ऐड होइए पहले। आपको पर्सनली अगर जाता है तो ठाकुर सर को नंबर दीजिए, ग्रुप में ऐड होइए। और अदर ठाकुर सर से तो कांटेक्ट में होंगे ना, तभी तो आपको लिंक मिल रहा है ना। वहां से आप केमिस्ट्री सर का नंबर मांगिएगा, मिल जाएगा आपको मेरा नंबर, वहां से आप भेज सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम आप उनको डिस्कस करेंगे ना, तो वो लुक लुकआउट बना लेंगे अपना, कैसे होगा वो। ठीक है, ठाकुर सर से आप प्रॉब्लम डिस्कस करिए, वो कर लेंगे। नेक्स्ट अपना टर्म है परसेंटेज प्योरिटी। आई होप कि आज का जो क्लास हो रहा है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं जाना चाहिए। परसेंटेज प्योरिटी, नेक्स्ट इज परसेंटेज प्योरिटी। सो नाउ अभी जो क्लास चल रहा है उसको कम से कम क्लियर कीजिए, उसके बाद देखेंगे जो छूट गया हो तो छूट गया है, उसको क्या करना है। जो चल रहा है उसको बढ़िया से देखिए। परसेंटेज प्योरिटी, वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल, वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल या सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय 100। कब जरूरत होता है सर इस फॉर्मूला का, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, परसेंटेज प्योरिटी से? क्या होता है कि मुझे कुछ एक वेट दिया जाता है किसी सैंपल का, कि ये सैंपल है किसी भी चीज का, ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है, चौक का सैंपल है, इसका टोटल मास इतना है। और फिर क्या किया जाता है कि उसका कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दे दिया जाता है कि दिस सिंपल रिएक्टेड विद दिस, और दिस सिंपल डिकम्पोज टू गिव दिस सिंपल रिएक्टेड विद दिस सब्सटेंस टू गिव दिस मच अमाउंट ऑफ दैट। उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे हमें कैलकुलेट करना होता है कि इस सब्सटेंस में, जिस सब्सटेंस का मुझे टोटल वेट दिया गया है, इम्प्योर सब्सटेंस जो इम्प्योर सैंपल का हमें टोटल वेट गिवन है, इसमें एक्चुअल में कितना सब्सटेंस होना चाहिए था। दैट इज कैलकुलेटेड मेट्रिक, वहां से हम कैलकुलेट करते हैं। इम्प्योर सैंपल का वेट हमें गिवन होता है, सो हम प्योरिटी निकाल लेते हैं, वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस इनटू 100। फॉर्मूला कब यूज होता है, क्वेश्चंस कैसा होता है, एक एग्जांपल क्वेश्चन देखिए। When 1.2 gram of sample of chalk is strongly heated, is strongly heated, 0.44 gram of CO2 is produced. Okay, calculate the percentage purity of
calculate the percentage purity of chalk sample. Okay, first of all chalk sample क्या होता है सर? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. On heating it decompose into calcium oxide and carbon dioxide. This is solid, this is gas. Calcium carbonate is also a solid. Reaction is balanced. Yes, it is a balanced chemical equation. So information given is 0.44 gram CO2 is produced. This much gram of CO2 is produced when 1.2 gram sample of chalk is heated. So इस क्वेश्चन पहला पार्ट ये है कि have to find out theoretically कि how much is the weight of calcium carbonate which can produce 0.44 gram of carbon dioxide. That means that must be less than 1.2. 1.2 ग्राम का सैंपल अगर 0.44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस कर रहा है तो आइदर इट इज प्योर कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, आइदर 1.2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, या फिर अगर कुछ भी अमाउंट में उसमें इंप्योरिटीज है सर तो इससे थोड़ा सा कम अमाउंट होगा कैल्शियम कार्बोनेट का. तो हमारा टारगेट है कि हमें इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे ये निकालना है कि कैल्शियम कार्बोनेट के कितने अमाउंट है. निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं. मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बताएगा कोई? मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का होता है 100 ग्राम. कुछ चीजें निकाल के स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, रखिए. कैल्शियम 40 लीजिए, 12 लीजिए और ये 48 लीजिए, 100 ग्राम आता है. कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44 ग्राम. वी कैन डील इजिली विद दिस इक्वेशन लाइक कि सर 44 gram of carbon dioxide CO2 produced on decomposition of 100 gram of calcium carbonate CaCO3. So 0.44 gram CO2 is produced on decomposition of how much? 100 by 44 into 0.44. कितना हो जाएगा बताइए? Is it equal to 1 gram? So that means that sample, that is 1.2 gram sample, contain 1 gram calcium carbonate. That's why on heating of that sample produces 0.44 gram CO2. Is it clear? क्या ये स्टोइकियोमेट्री, ये इक्वेशन मुझे सजेस्ट किया कि कितना अमाउंट होना चाहिए, किसका होना चाहिए, ये कितना अमाउंट होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का, राइट? तो सर 1 ग्राम इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है. व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल? सो परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू प्योर से weight of pure sample, pure substance 1 gram divided by weight of impure sample multiplied by 100. This much percent is the percentage purity. Calculate it. This much percent is the percentage purity of the sample. Clear है? Done? Okay. So next thing, next topic is a very important topic. Principle of atomic conservation. Principle of atomic
conservation. Check it. Principle of atomic conservation based on conservation of mass. Based on law of conservation of mass. Law of conservation of mass. Law of conservation of mass क्या था? Law of conservation of mass states that mass cannot be created, cannot be destroyed during the chemical reaction. Mass of the reactant is conserved. Mass of the reactant is equal to the mass of the product if the reaction is carried out in a closed container. Right? So ये law of conservation of mass था. So POAC भी law of conservation of mass पे based है और बोला कि in a chemical change or chemical reaction, in a chemical change क्या होता है? मास कंजर्व होता है. दैट मीन्स मोल भी कंजर्व होगा और अगर मोल कंजर्व होगा तो नंबर ऑफ एटम्स भी कंजर्व होंगे सर. सो इन अ केमिकल चेंज इफ मास इज कंजर्व्ड, if mass is conserved, moles and number of atoms also conserved. Moles and number of also conserved. चेक कीजिए एग्जांपल क्या है. We are taking an example, decomposition of KClO3. Decomposition of KClO3. ओके क्या KClO3 का डिकम्पोजिशन हम लोग पहले लिख चुके हैं. KCl plus O2 balancing is like this. Clear? ओके है ये. ठीक है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो अगर हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो सर तो वी कैन इजिली यूज स्टोइकियोमेट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री. तो पीओएसी की जरूरत मुझे खास नहीं होती. बट प्रॉब्लम क्या है कि समटाइम्स कुछ केमिकल चेंज होते हैं जो मल्टीपल स्टेप से होके गुजरते हैं और हमें उस ईच स्टेप के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं होता कि हर स्टेप में क्या मेन प्रोडक्ट क्या product. अगर ये डिटेल इंफॉर्मेशन हो तो फिर हम पहले इक्वेशन नहीं लिखते और अगर बैलेंस तो वो हेल्प करता है. बोला कि सर अगर हमें यहाँ पे देखिए कि KCl3 कंपोज कर रहा है, KCl2 बना रहा है, मुझे पता है. बैलेंस ना, अगर ये अनबैलेंस है, नहीं भी करते हैं, अगर ये इसे हम अनबैलेंस्ड रहने देते हैं, अगर हमें पोटेशियम पे पीओएस है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगाना है, अप्लाई पीओएसी ऑन पोटेशियम एटम. तो पीओएसी बोल रहा है कि इफ कंप्लीटली KClO3 जितना भी अमाउंट में आपके ये है, अगर वो हिट करने पे कंप्लीट मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हुआ है तो नंबर ऑफ पोटेशियम एटम इन KClO3 मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पोटेशियम एटम इन KCl. जाहिर सी बात है, केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल चेंजेस में कभी एटम्स बनते नहीं है, एलिमेंट्स नहीं बनता. पोटेशियम के जितने एटम KClO3 में होगा, जो प्रोडक्ट बन रहा है पोटेशियम के उतने ही एटम KCl में भी होंगे. दैट इज द POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. एटम्स कंजर्व होगा.
तो क्या हम ये लिख पाएंगे कि सर मोल्स ऑफ पोटेशियम एटम, मोल ऑफ पोटेशियम एटम in KClO3 is equal to mole of potassium atom in KCl. लिख सकते हैं ये। अब moles of potassium atom in KClO3, क्या this is equal to the moles of KClO3? If 1 mole of KClO3 is there, then the moles of potassium is 1, moles of chlorine is 1, moles of oxygen is 3. क्या हम लोग ये काम किए हैं पहले? मोल कॉन्सेप्ट में क्या हम लोग ये चीज डील किए हैं कि अगर KClO3 का 1 मोल लिया जाए तो सर पोटेशियम के कितने मोल होंगे? 1 मोल, क्लोरीन के 1 मोल, ऑक्सीजन के 3 मोल। किए हैं हम लोग ये काम पहले, काफी प्रैक्टिस किए हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को लेकर के। तो सर यहाँ पे जितने मोल KClO3 के होंगे पोटेशियम के भी उतने ही मोल होंगे। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये चीज कि मोल्स ऑफ पोटेशियम एटम इन KClO3 को हम लिख पाएंगे मोल ऑफ KClO3 is equal to mole of KCl, because 1 mole of KClO3, 1 mole of number of moles of KClO3 is equal to number of mole of potassium. Same ways number of moles of KCl is equal to number of moles of potassium. So we can write it like this. So हम यहाँ पे ये रिलेशन यूज कर पाएंगे कि सर अगर मुझे वेट ऑफ KClO3 गिवन है, वेट ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KClO3. सी हम अप्लाई कर रहे हैं POAC पोटेशियम पे, बट हमें पोटेशियम इंडिविजुअल पोटेशियम एटम की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम KClO3 के इंफॉर्मेशंस पे हम डील कर लेंगे कि वेट ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KClO3 इज इक्वल टू वेट ऑफ KCl डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KCl। राइट, अब हमें बैलेंस्ड इक्वेशन रखने की जरूरत नहीं है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कोई 3 इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगा, चौथा इंफॉर्मेशन वी कैन कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन, दिस इक्वेशन। कोई भी 3 वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन होंगे, चौथा वैल्यूज निकल जाएगा इससे। रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए क्लोरीन में भी चूंकि POAC सेम अप्लाई होगा, इसीलिए हम क्लोरीन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्लोरीन को ना लेकर के इसमें हम POAC ऑक्सीजन पे लगाएंगे। आप जो सेकेंड हम स्टेप लिखेंगे उसमें अप्लाइंग POAC ऑन ऑक्सीजन, क्योंकि क्लोरीन का भी होगा कि moles of KClO3 equal to moles of chlorine and moles of Cl is equal to moles of KCl. So same statement आएगा उसमें। हम ऑक्सीजन पे अप्लाई करते हैं POAC, applying POAC on oxygen atom। थोड़ा फोकस्ड होके देखिए, इसका थ्योरी जितना ही आसान है, जो एप्लीकेशंस होते हैं क्वेश्चंस में वो उतना ही ज्यादा टफ है। तो थोड़ा सा पेशेंसली देखिए इसको कि पर्टिकुलर एटम पे POAC कैसे यूज किया जाता है। so, अगर हम ये लिखते हैं कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम reacted, that means in KClO3 is equal to moles of oxygen atom in mole of oxygen atom in product, that means O2. What is the moles of oxygen atom in KClO3? We can write moles of KClO3 given है तो 3 into moles of KClO3, mole of KClO3। समझ में आ रहा है ये बात? KClO3 के जितने मोल्स गिवन होंगे उससे 3 मोल्स होगा ऑक्सीजन एटम का। दिस इज इक्वल टू 2 into मोल ऑफ O2, मोल ऑफ O2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? आ रहा है समझ में? ये कैसे लिखे हैं? अगर KClO3 का 1 मोल दिया गया होगा तो ऑक्सीजन का 3 मोल्स होगा। That's why we multiply the 3 into moles of KClO3 is equal to ऑक्सीजन O2 है। So O2 means ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स में 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। 1 मोल मॉलिक्यूल्स में 2 मोल ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। So हम POAC एटम्स पे लगा रहे हैं, so हम लिखेंगे 2 into moles of O2, that is the moles of oxygen atom. This must be equal. So 3 into weight of KClO3 divided by molar mass of KClO3, the
to 2 weight of O2 divided by molar mass of O2. Molar mass of O2. Just finished it. एग्जाम्पल क्वेश्चंस लेते हैं, आपको समझ में आएगा कि इसका यूज कैसे किया जाता है. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 27.6 ग्राम of K2CO3 potassium carbonate was treated with series of reagent so as to convert all of its carbon to K2ZN3 FeCN का whole 6 whole twice. Okay, calculate weight of product. Calculate the weight of product. The weight of product. Was अब हमें इस रिएजेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस पोटेशियम कार्बोनेट को किस किस रिएजेंट से ट्रीट किया गया, बट मुझे ये पता है कि पोटेशियम कार्बोनेट में जितने कार्बन हैं या एटम्स हैं वो सारे कन्वर्ट हो गए हैं सारे स्टेप, और फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिला है दैट इज K2ZN3 FeCN का होल 6 होल ट्वाइस. कॉम्प्लेक्स एक दिया गया है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कंपाउंड बन रहा है. वी हैव द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कितना बनेगा वो करना है. इस क्वेश्चंस में अगर हमें बैलेंस रिएक्शन हम लिख ही नहीं सकते, सीरीज ऑफ रिएजेंट दे दिया है, अब किस किस से ट्रीट किया, कैसे बना, प्रोडक्ट कहाँ गया, अब हमें रिएक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं. मुझे इनिशियल रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है और फाइनल प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है. ओके, प्राजक्ता नेटवर्क इशू है, आज का नोट्स भी शेयर कर दीजिएगा. आज का नोट्स जो भी लोग अच्छे से लिख रहे हैं ग्रुप पे भेज दीजिएगा कोई एक लोग, ठीक है. 27.6 gram of K2CO3 was treated with series of reagent so as to convert all of its carbon to K2ZN3 FeCN का whole 6 का whole twice. Calculate the weight of product. So आपको सिर्फ इनिशियल रिएक्टेंट पता है और फाइनल प्रोडक्ट पता है, रिएक्टेंट का अमाउंट पता है, प्रोडक्ट पता है, और बताना है मुझे कि प्रोडक्ट कितना. अब यहाँ पे आप स्टोइकियोमेट्री यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप रिएक्शंस को बैलेंस नहीं कर सकते, और जब आप बैलेंस नहीं करेंगे तो स्टोइकियोमेट्री. जहां पे पीओएसी का यूज आता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से, ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी सॉल्व हो जाता है. कैसे सॉल्व कि सर यहाँ पे क्लियरली लिखा है so as to convert all of its carbon to this, मतलब हमें पीओएसी कार्बन एटम पे लगाना है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और पोटेशियम के बारे में तो इंफॉर्मेशन नहीं है, बट क्वेश्चंस क्लियरली ये बोल रहा है कि कार्बन एटम थ्रू आउट कंजर्व है, जितने कार्बन पोटेशियम कार्बोनेट में है वो पूरा का पूरा कार्बन कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में K2ZN का होल 3 FeCN होल 6 का होल 2. ये जो प्रोडक्ट गिवन है इस प्रोडक्ट में टोटल के टोटल कार्बन कन्वर्ट हुए, दैट मींस कार्बन पे हम पीओएसी लगा सकते हैं, कार्बन के एटम कंजर्व होंगे, so we apply the POAC on carbon atom. कार्बन एटम पे हम पीओएसी यूज कर सकते हैं सर, तो क्या होगा, कैसे यूज करेंगे, मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन
K2CO3 must be equal to mole of carbon atom in product. Product क्या है? K2ZN3 FeCN whole 6 whole 2s. इस दोनों में कार्बन के मोल्स सेम होना चाहिए. ओके सर, कार्बन एटम इन K2CO3, मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन K2CO3. सर, एक मोल K2CO3 में कार्बन के कितने मोल होंगे? 1 मोल. 2 मोल. ये पढ़ने में कोई दिक्कत? यही इसी चीज के लिए हम लोग प्रैक्टिस किए थे कि H3PO3 H3PO4 में फास्फोरस के कितने मोल है, ऑक्सीजन के कितने मोल है, नंबर है, ऑक्सीजन के कितने नंबर है, सब पे हमने कैलकुलेशन किया था. राइट? इस जब अप्लाई करें बहुत ही हैंडी हो, इससे आपको थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हो इसमें ये बोलने में कि मोल ऑफ कार्बन एटम मोल ऑफ, राइट? में कार्बन के कितने मोल हैं, कोई बताएगा मुझे? एनीवन? एनीवन जल्दी से बताइए. FeCN6 का whole twice. 1 mole of this product having how much mole of carbon atom? See, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे whole twice है, 12 mole. So 12 into mole of product K2ZN का whole thrice FeCN6 whole twice. अभी इस मॉलिक्यूल्स को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है. सर, इतना बड़ा मॉलिक्यूल्स ये है क्या? मुझे इस मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स क्या है उससे मतलब नहीं है. मुझे सिर्फ ये जानना है कि इस मॉलिक्यूल्स के एक मोल में अगर मुझे पूछा जाए कि व्हाट इज द मोल ऑफ पोटेशियम, जिंक, आयरन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस चीजों के बारे में हम इंफॉर्मेशन बता पाए. 1 mole of this molecules, this product have 2 mole of potassium, 3 mole of zinc, 2 mole of iron and 12 mole of carbon and 12 mole of nitrogen. तो इस मॉलिक्यूल्स के जितने भी मोल होंगे उसका 12 टाइम्स ज्यादा होगा मोल्स ऑफ कार्बन, and that moles of carbon must be equal. So moles of K2CO3, how we find out moles of K2CO3? Weight of K2CO3 is given 27.6. क्या मोलर मास हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. K2CO3 का मोलर मास कितना होता है? It is 698. ये आप पे है, आप इसको कैलकुलेट कीजिए. मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि मोलर मास of K2CO3 is equal to 690. We are taking, इसको कैलकुलेट कीजिए. पोटेशियम का लीजिए और 16 आपको पता है, कैलकुलेट कीजिए, इतना आना चाहिए. ठीक है? दिस इज इक्वल टू 12 into मोल ऑफ दिस. कैसे लिखे सर मोल ऑफ दिस? वेट ऑफ दिस बाय मोलर मास ऑफ दिस. सो वेट ऑफ K2ZN3 FeCN whole 6 whole twice divided by molar mass of this. आप इसका मोलर मास कैलकुलेट कीजिए. इसका मोलर मास होगा, oh my god, I am committing mistake. It is not 698, it is 138. इतना ज्यादा कैसे हो जाता है? This is 698, 138, and molar mass of product is equal to 698. Okay, so it is 698. Solve this equation, you can get the weight of product. Weight of K2ZN3 FeCN whole 6 whole twice. इस प्रोडक्ट का वेट निकल जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिए आप. इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.6 ग्राम. सो दिस इज POAC. POAC का ये एप्लीकेशन है कि हमें रिएक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस रिएक्टेंट के साथ ट्रीट किया गया, क्या प्रोडक्ट बना. हमें सिर्फ इनिशियल रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट पता था और हमें फाइनल प्रोडक्ट पता था.
और पता करना था कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, व्हाट इज द वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। सो वी कैन अप्लाई द पीओएसी ऑन एटम। अब किस एटम पे हम पीओएसी अप्लाई करें? तो इन दिस क्वेश्चन इट इज क्लियरली मेंशन दैट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन converted into from K2CO3 to this product. That means we can apply the POAC on carbon atom, not on potassium or oxygen atom, because we do not have any information about potassium or oxygen atom. It may loss in some step, किसी step में ये ज्यादा हो गया होगा, कम हो गया होगा, सीरीज ऑफ रिएजेंट से किया गया है, सो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यूज नहीं करेंगे। POAC हमने कार्बन एटम पे क्यों यूज किया, ये समझ में आया? Why you using the POAC on carbon atom? तो पहला चीज ये। दूसरी बात कि पीओएसी हम अप्लाई कैसे करते हैं? तो मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन प्रोडक्ट, बिकॉज कार्बन इन बिटवीन बने नहीं होंगे, और अगर टोटल कार्बन कन्वर्ट हुआ है तो कार्बन लॉस भी नहीं हुआ होगा। दैट मीन्स कार्बन का मोल्स कंजर्व होगा, नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व होंगे, तो वही पीओएसी हम कार्बन एटम पे यूज कर लिए। मोल ऑफ कार्बन एटम इन K2CO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन प्रोडक्ट। अब मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन K2CO3 दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ K2CO3। जितने मोल्स K2CO3 के होंगे, कार्बन के भी उतने ही मोल्स होंगे। हमें वेट ऑफ K2CO3 गिवन है, समझ रहे हैं? तो हम उसका मोल्स निकाल लिए वेट बाय मोलर मास से, दैट इज इक्वल टू, जब हम प्रोडक्ट देख रहे हैं तो 1 मोल प्रोडक्ट कैन होल्ड 12 मोल कार्बन, 12 मोल नाइट्रोजन, 2 मोल आयरन, 2 मोल पोटेशियम, 3 मोल जिंक। ये पढ़ने आपको जरूर आना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख करके ये बातें आपको समझ में आना चाहिए। इस पे हम प्रैक्टिस किए हैं पहले मोल कॉन्सेप्ट में। So 12 into weight of product divided by molar mass of product gives you the moles of carbon in product. Solve this equation, you get the unknown value of unknown, that is weight of product formed. So 11.6 gram product is formed. क्या ये POAC यूजफुल है या नहीं है? क्लियर है यहां तक? Yes, sir. यस सर। Question second. 0.32 mole of aluminum hydride LiAlH in ether solution was placed in a flask. In a flask, and 74 gram I give you, this is the mass of 1 mole, 74 gram 1 mole of tertiary butyl alcohol was added Avni Singh, why are you requesting for annotation? Tertiary butyl alcohol was added. The product is LiAlH4, LiAlH, C12, H27, O3. Find the weight of product if lithium atom is conserved. See, कितने दिख रहा है आपको?
टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल के बारे में कोई आइडिया है? क्योंकि हम अभी ऑर्गेनिक नहीं पढ़े आज, ईथर सॉल्यूशन, ये सारी बातें कुछ आ रहा है ये क्या है, बट मुझे एक चीज समझ आ रहा है कि 0.32 मोल ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हेड LiLH4 ईथर सॉल्यूशन फ्लास्क। लिथियम जितने मोल्स होंगे इसमें LiLH4 में, ये कंजर्व करने हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन लास्ट में गिवन है, फॉर्मेट ऑफ प्रोडक्ट लिथियम एटम इज कंजर्व, तो हमें POAC लगाना है लिथियम पे। सो लिथियम के जितने मोल्स, जितने एटम्स LiLH4 में होंगे, उतने ही लिथियम के एटम्स होंगे ये प्रोडक्ट में, जो एक हैवी सा प्रोडक्ट मेंशन है LiAlHC12H27O3। क्या हम इसका मोलर मास निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। लिथियम, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, सबका इंडिविजुअल मोलर मास पता होना चाहिए। वी कैन इजिली कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड. So if we can calculate the molar mass of product and molar mass of reactant, we can easily solve this problem without have any knowledge of tertiary butyl alcohol, ether solution, or in between the process for going on in the reaction. इन बिटवीन क्या चल रहा है रिएक्शन में, कैसे ये प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, मुझे किसी चीज की जानकारी की जरूरत नहीं है. लेट्स से assume it is a hypothetical product, it is a hypothetical equation. ठीक. सो हमें किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें बैलेंस्ड इक्वेशन की जरूरत नहीं है. वी कैन नॉट अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री इन सच क्वेश्चंस. आप यहाँ पे POAC का यूज करते हैं और POAC इसको सेकेंड में सॉल्व कर देता है, इजिली सॉल्व कर देता है. जस्ट अप्लाई द POAC ऑन लिथियम एटम. सी, applying POAC on lithium atom. On lithium atom. Mole of lithium atom in reactant, that is LiAlH4, is equal to mole of lithium atom in product. क्या मैं product लिखूं? In product, because the formula of product is very hectic. क्या मैं इसे product लिखूं इतना बड़ा फॉर्मूला के जगह पे? अब आप देखिए कि LiLH4 के जितने मोल होंगे लिथियम के उतने ही मोल होंगे, बिकॉज 1 मोल ऑफ कंपाउंड हैविंग 1 मोल ऑफ लिथियम. एंड प्रोडक्ट में भी जितने मोल प्रोडक्ट के होंगे उतने ही मोल लिथियम के भी होंगे. इसलिए लिख सकते हैं कि मोल ऑफ LiAlH4 is equal to mole of product. Question solved. Just we have to calculate the molar mass of both the compound. So what is the moles of LiLH4? What is given? 0.32 mole. So 0.32 mole is equal to, how we find the moles of product? Weight of product. Weight of product divided by molar mass of product. Molar mass of product. So only the question is, find out the molar mass of product, you get the weight of product formed. So weight of product is equal to 0.3 into molar mass of product. क्या ये एक लाइन का क्वेश्चन है? क्योंकि जब हम लोग POAC के मास्टर हो जाते हैं तो ये सारी बातें हमें पड़ता है. POAC इज नॉट इन योर 11th टॉपिक्स. आपके बोर्ड के टॉपिक, बोर्ड का ये टॉपिक नहीं है. POAC से आपके बोर्ड में क्वेश्चंस नहीं आते. क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में, हम ये सब स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है सर. वी ओनली सी द फॉर्मूला कंपाउंड LiLH4 देखिए, हमें समझ में आ गया कि मोल्स ऑफ दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ लिथियम. प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखिए, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू मोल्स ऑफ लिथियम. हमने दोनों को ये इक्वल किया और डायरेक्ट हम ये इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं. बस हमें मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट केवल कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा 0.3 इंटू, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा इट शुड बी आई थिंक 254 के आसपास आएगा, समथिंग 254 के आसपास. 254 this much ग्राम. ओके, सो ये कैलकुलेट होके आएगा आई थिंक 81.28 ग्राम. सो 10 यहाँ का क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन है. आप इसके लैंग्वेज को लैंग्वेज हैवी
सॉल्यूशंस का देखिए, बट इसका सॉल्यूशन कितना इजी है, आपको वेट ऑफ 0.3 इंटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट, और मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करने में उतना ही टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। क्लियर है यहाँ? Yes, sir. Write it down. Third one ना, 1.44 gram of titanium reacts with excess of oxygen to give Ti 1.44O. Find amount of oxide, amount of Ti 1.44O formed. I give you the molar mass of titanium. Molar mass of titanium is equal to 48 gram. करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सर अगर हम ओ को डील कर सकते हैं 1.4 तो क्या प्रॉब्लम हो गई? अगर मैं इसे डील कर सकता हूँ तो इसे भी डील कर सकता हूँ। फिलहाल मुझे ये नहीं जानना है कि ये फॉर्मूला एक्चुअल है, हाइपोथेटिकल है, कैसे आता है ये फॉर्मूला, क्या है ये फॉर्मूला, हमें इसके बारे में नहीं सोचना है। फिलहाल हमें तो ये सोचना है कि अगर ऐसा है तो हाउ वी फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड फॉर्म। अपना ये क्वेश्चन है फिलहाल। ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे बनता है, ये फ्रैक्शंस में क्यों आता है, क्या रीजन है इसका, इसको हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्मूला बोलते हैं। तो ये क्या चीज है उसको फिलहाल नहीं समझना है हमें, ये अदर टॉपिक है, वहां समझेंगे। फिलहाल जो हमें समझना है वो ये है कि हाउ वी फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड फॉर्म्ड इन दिस क्वेश्चंस। If 1.44 gram of titanium reacts with excess of oxygen to give titanium oxide, that is Ti 1.44O, how much amount of Ti 1.44O is formed? Solution. चलिए हाइपोथेटिकल चीजें सोच लेते हैं कि कुछ ऐसा रिएक्शन हो रहा होगा। I don't need the chemical equation, I don't need the balanced equation, but just I thinking ki sir something like this reaction happens. We applying the POAC on titanium atom. Applying POAC on titanium atom. How we apply? We say कि moles of titanium, moles of Ti, जो कि रिएक्टेंट साइड में Ti किसी कंपाउंड का पार्ट नहीं है, टाइटेनियम डायरेक्ट लिया गया है, इज इक्वल टू मोल ऑफ टाइटेनियम इन टाइटेनियम ऑक्साइड Ti 1.44O. So what is the moles of titanium? Moles of titanium is 1.44 given weight divided by molar mass 48. This is the moles of titanium. What is the moles of titanium in this? This is 1.44 into moles of oxide, mole of Ti 1.44O. Is it okay? जैसे हम लोग ये यूज करते थे, अगर Ti2O होता तो हम करते ना 1 मोल कंपाउंड कंटेंट 2 मोल, तो 2 इंटू मोल ऑफ दिस। तो अभी ये 1.44 है, नो इशू, 1.44 इंटू मोल ऑफ दिस। सो इट बिकम्स लाइक दिस कि 1/48 इज इक्वल टू weight of
Ti 1.440 divided by molar mass of Ti 1.440. So what is the weight of titanium oxide form? What weight of 1.440 is equal to molar mass of Ti 1.440 divided by 48. Is it okay? Find the molar mass. 1.44 into titanium molar mass 48. Is it okay? 48 plus molar mass of oxygen is 16 divided by 48. कैलकुलेट कीजिए. 16 कॉमन कर लीजिए. 1.44 3 plus 1 divided by 48 3. How much it is? 4.31 plus 1 by 3. So 5.32 by 3. कितना आ जाएगा ये? कुछ गड़बड़ है क्या? Moles of this, weight of this by molar mass of this. So weight of titanium is equal to molar mass of this divided by this. कोई प्रॉब्लम है इसमें? ओके है ना? कितना आ जाएगा? 1.23 22 7 3 ग्राम. इज इट ओके? क्लियर है ये? नंबर वर्क ले लीजिए. 0.607 ग्राम of silver salt of tribasic acid. Silver salt of tribasic, you may write organic acid. Organic acid, okay. Was added, yeah, was reduced to 0.37 gram of pure silver. Find the molar mass of acid. Find the molar mass of organic acid. Clear? 0.607 gram of silver salt of tribasic organic acid was reduced to 0.37 gram of pure silver. Find the molar mass of organic acid. So क्या यूज कर रहे हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट में? नो इंफॉर्मेशन. ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ ट्राइबेसिक ऑर्गेनिक एसिड है. कैसा एसिड है, क्या फॉर्मूला है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. पीओएसी अप्लाई करना है और हमें फाइंड आउट करना है कि उस ऑर्गेनिक एसिड का, जो भी ऑर्गेनिक एसिड है, उसका मोलर मास कितना होगा. तो ये आपका होमवर्क है, करके आइए नेक्स्ट क्लास में आराम से. फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे रिएक्शन इन सक्सेशन. ओके, कंसेप्ट ऑफ रिएक्शन इन सक्सेशन.
ओके